दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम अभिनेता राज बब्बर और किया अभिनेत्री है। स्मिता पाटिल ने शादीशुदा जिंदगी में ही शादी की थी। दोनों की मुलाकात साल 1982 में आई फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे राज बब्बर और स्मिता पाटिल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में और डिलीवरी के बाद जब उनका बेटा 15 दिन का था तो कैसे उनकी डेथ हुई, क्या क्या पहले उनके साथ हुआ, ये सब कुछ आपसे हम बताएंगे। आपको बता दें गाइस कि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम नादिरा बब्बर था। राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने के बाद शादी की। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की शादी से बॉलीवुड में हंगामा मच गया था। स्मिता पाटिल की मां इस रिश्ते से बहुत नाराज थी। स्मिता पाटिल ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के 15 दिन बाद ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया था और स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर फिर से अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के पास लौट गए थे गाइस। और ये सब कुछ बायोग्राफी में लिखा है लेखिका मैथिली राव ने, जो कि उन्होंने स्मिता पाटिल की बायोग्राफी लिखी है। तो गाइज चलिए सबसे पहले स्मिता पाटिल को जानते हैं कि कैसे वो बॉलीवुड में आई। स्मिता पाटिल का नाम बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल है। स्मिता पाटिल 70 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्री थी जिन्होंने उसे लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में काम किया। अपने काम के अलावा स्मिता पाटिल राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियों में रही। राज बब्बर और स्मिता पाटिल पहली बार एक दूसरे से भीगी पलके के सेट पर मिले थे। शूटिंग के दौरान हुई मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती बनी और फिर प्यार में बदल गई। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए तब राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। स्मिता से राज को इस कदर प्यार हुआ कि वो अपनी पहली पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। उस दौर में दोनों के रिश्ते की खूब आलोचना हुई थी। हालांकि बाद में स्मिता और राज ने शादी कर ली। लेखिका मैथिली राव ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर की स्टोरी का जिक्र अभिनेत्री के बायोग्राफी में किया है। उन्होंने लिखा है कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता नाखुश थे, खासकर स्मिता की मां दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनका कहना था कि जो लड़की दूसरी महिलाओं के हक के लिए लड़ती है वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के शादी के बाद राज बब्बर और स्मिता पाटिल में अनबन रहने लगी। इसी बीच उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान स्मिता की तबीयत खराब हुई और मात्र 31 साल की कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता के निधन ने राज को तोड़ दिया था। बाद में कुछ समय के बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए और कहते हैं कि स्मिता हमेशा चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए। उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। बता दें कि स्मिता पाटिल के नाम मंडी, अर्थ, आखिरी क्यों, आज की आवाज, चक्र, मिर्च मसाला जैसी कई बेहतरीन फिल्में हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्मिता राज की दूसरी पत्नी थी। राज ने 1975 में नादिरा बब्बर से शादी की थी, लेकिन स्मिता के साथ प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और नादिरा को छोड़ दिया। लेकिन स्मिता की मृत्यु के बाद उनकी लाइफ में आई रेखा, और जैसे ही रेखा ने उन्हें शादी के लिए अप्रोच किया तो वह उन्हें छोड़कर वापस नादिरा के पास लौट गए। और आपको ये बता दें कि जिस समय रेखा ने शादी के लिए कहा राज बब्बर को, तो उन्होंने मना कर दिया और रेखा इतनी इमोशनल डिस्टर्ब हो गई थी कि उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी और वो वहां से चली गई बिना चप्पल पहने। तो हम समझ सकते हैं कि उनका दिल किस तरह से टूटा होगा। और हालांकि राज ने भी यही कहा था कि रेखा के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए थे। जितना प्यार वह स्मिता से करते थे वैसा प्यार रेखा से नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ दोस्त नहीं थे, लेकिन फीलिंग्स अलग थी। राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकारा था कि हाँ, रेखा ने उस तरह से मेरी मदद की थी जैसे हालातों में मैं था। रेखा भी अपने लंबे रिलेशनशिप के टूटने के बाद बिखरी हुई थी। वह भी मेरी से दुख अपना कहती थी और मैं भी, मेरी भी यही हालत थी और उनकी भी। उस वक्त हम दोनों एक साथ हो गए थे और काम भी कर रहे थे। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बनकर उभरे थे, क्योंकि हम एक दूसरे की परेशानी और दुख को समझते थे। और अब बात करते हैं जिस समय स्मिता की डिलीवरी हुई, उनको बेटा हुआ, वह 15 दिन का था। तो कैसे उनके मुंबई 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मी थी स्मिता।
13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते दुनिया को छोड़ गई थी। उनका निधन मुंबई में हुआ था, लेकिन स्मिता की मौत से कुछ घंटों पहले की कहानी पर नजर डालें तो महसूस होता है कि पहले ही उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ कुछ न कुछ होने वाला है। मौत से पहले ही कुछ घंटे पहले की कहानी पर नजर डालते हैं तो 12 दिसंबर 1986 का वो दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे थे। जैसे ही बेटे प्रतीक के रोने की आवाज आई तो स्मिता बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। वे नहीं चाहती थी कि बेटे को रोने की आवाज से हस्बैंड राज बब्बर की नींद खुल जाए, जो देर रात तक काम करने के बाद घर लौटे थे। स्मिता बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उसके भविष्य को लेकर कल्पना करने लगी। कभी वे सोचती कि बेटा बड़े होकर पेरेंट्स की तरह एक्टर बनेगा, तो कभी सोचती कि नाना शिवाजी पाटिल की तरह पॉलिटिशियन बनेगा। नहीं, स्मिता ने इसी दौरान बेटे का नाम प्रतीक रखा और इसी से उसे पुकारने लगी। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सिर मां की बॉडी से दूर कर रहे थे। तब स्मिता को महसूस हुआ कि उनकी बॉडी का तापमान बेटे को परेशान कर रहा है। बीमार होने के कारण 2 दिन से स्मिता ने बेटे को छुआ नहीं था। और राज बब्बर को उस दिन एक कमेटी की मीटिंग अटेंड करने जानी थी। स्मिता ने राज को माथा छुआ और देखा कि कहीं उन्हें फीवर तो नहीं है, जिसकी वजह से खुद को भी बुखार आ गया हो। हालांकि राज की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। उस वक्त राज बब्बर को महीने भर काम करना होता था, इसलिए स्मिता उनका पूरा ख्याल रखती थी। वह यह सुनिश्चित करती थी कि राज का सारा काम ठीक से चलता रहे। इस बीच भी राज अपने इवेंट के लिए पूरी तरह एक्टिव थे और स्मिता चाहती थी कि वे सक्सेसफुल हों। राज बब्बर घर से निकले और स्मिता पुरानी यादों में खो गई। 1 घंटे बाद राज बब्बर फिर से घर आए और स्मिता अपनी डेली रूटीन में लग गई। अपने बाल धोए, क्योंकि वे हमेशा अपने बाल को कहती थी कि गिर रहे हैं और चिंतित रहती थी। स्मिता ने इस दौरान फिल्म भीगी पलके के सेट पर राज बब्बर से हुई पहली मुलाकात को याद किया। फिर सेट पर राज बब्बर से हुई सब बातें शेयर की और अपनी बड़ी बहन अनीता, जिनको वो ताई कहती थी, छोटी बहन मान्या के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने याद किया कि कैसे बचपन में पूरे स्थित घर में वो रहते थे और बरगद के पेड़ के नीचे बहनों के साथ खेला करती थी और माँ उनके लिए मराठी लोकगीत गाया करती थी। बाल धोते धोते स्मिता ने डिसाइड किया कि वे सभी सॉन्ग्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगी। इसी बीच माँ ने हैरानी भरी नजर से पूछा उनकी, अब तुम्हें क्या जरूरत है? स्मिता ने जवाब दिया, बस ऐसे ही, मैं उन सब गानों को एक बार फिर से गाना चाहती हूँ। अचानक स्मिता के चेहरे पर उदासी छा गई। बॉडी में कहीं उन्हें मामूली दर्द सा महसूस हुआ। सुबह करीब 10:30 बजे डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए आया और कहा मामूली सा बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद डॉक्टर उन्हें ड्रिप लगाकर दूसरी विजिट के लिए निकल गया। स्मिता भी आराम करने लगी। कुछ देर बाद स्मिता की हेयर ड्रेसर माया ने उन्हें गोद भराई की वीडियो कैसेट दी और कहा कि यह सिर्फ 30 मिनट की है। जवाब में स्मिता ने कहा कि जब बेटे के नामकरण संस्करण के समय ताई यानी कि अनीता, उनकी सिस्टर और मानिया वहां होंगे तो कैसेट को पूरा कर लेंगे, क्योंकि बेटे के साथ उनकी कई फोटो है ही नहीं, कोई भी फोटो नहीं है। कुछ देर बाद स्मिता ने माया से कहा, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। माया ने दिलासा बांधते हुए कहा, आपको कुछ नहीं होगा। बता दें कि माया और स्मिता ने 2 साल तक साथ काम किया। माया स्मिता का पूरा ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि अगर स्मिता बिना वजह टेंशन लेती थी तो माया उन पर चिल्ला भी दिया करती थी। और आज भी माया ने वही किया। स्मिता को समझाते हुए कहा, पागल है क्या? ऐसा क्या होने वाला है तुझे जो तू इतनी चिंता कर रही है? करीब 2 घंटे बाद जब स्मिता को लगी पहली बोतल पूरी हुई तो उन्होंने रूम बदलने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, इन 2 सालों में मैं आपके लिए अच्छी नहीं रही, मैंने हर वक्त आपसे झगड़ा किया, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शट आउट कर लिया। देखा कि स्मिता का चेहरा पीला पड़ चुका है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और वे खून की उल्टियां कर रही हैं। जल्दी डॉक्टर से संपर्क किया गया, लेकिन स्मिता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। स्मिता ने कहा कि वे अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती। वे रोती रही और राज बब्बर और अपनी माँ से बहस करती रही, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। जब तक राज बब्बर स्मिता को लेकर अस्पताल पहुंचे तब तक वे कोमा में जा चुकी थी। खबर आग की तरह फैल गई, स्मिता की हालत बहुत खराब है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें देखने जसलोक अस्पताल जाने लगे। सबका एक ही सवाल था, स्मिता कैसी है? और जवाब भी एक ही मिल रहा था कि उनकी हालत स्थिर है। फिर किसी की ने आकर कहा कि स्मिता की ब्लीडिंग बंद हो गई है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। स्मिता
स्मिता रेसिप्रेटर पर हैं और 20 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स को उनके दिमाग ठीक होने की उम्मीद है। दूसरे दिन सुबह खबर आई कि स्मिता नहीं रही। बांद्रा स्थित उनके घर से स्मिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब स्मिता की मां विद्या पाटिल बेटी की एक फोटो को निहारे जा रही थी। उन्होंने भरी आंखों के साथ स्मिता को अंतिम विदाई दी और कहा, मेरी बेटी फाइटर थी, अगर उसके दिमाग ने साथ न छोड़ा होता तो वह लड़ाई लड़ सकती थी, फिर चाहे वह पर्सनल हो या फिर करियर से जुड़ी। आपको बता दें कि ये सब हम भावना सोमाया के एक आर्टिकल से ले रहे हैं, जिन्होंने की इस घटना का जिक्र किया है गाइस। अब अंत में स्मिता पाटिल को हम एक अभिनेत्री के रूप में क्या उन्होंने किया उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्हें श्रेष्ठ और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और पाटिल ने अपने अभिनय करियर में 80 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कुल 3 फिल्म फेयर अवार्ड मराठी में मिले हैं। साल 1985 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जो परिवार में उनके माता पिता और उनकी 2 बहनें हैं। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और उनकी मां विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता ने फिल्म कलाकार राज बब्बर से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम प्रतीक बब्बर है और प्रतीक बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में एक्टर है और स्मिता पाटिल के पति का नाम राज बब्बर है। आपको पता है, अभिनेता है प्रतीक बब्बर जो ज्यादातर हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। और दुर्भाग्य से स्मिता पाटिल की मृत्यु प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद हो गई, सिर्फ 15 दिन के बाद ही। और राज बब्बर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से एक इंटरव्यू में कहा, स्मिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं उसकी मौत से सदमे में था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी समस्याएं उन लोगों के जीवन को प्रभावित करे जो मुझ पर निर्भर थे। मैंने अपने काम में शरण ली, लेकिन घाव भरने में समय लगेगा। तो गाइस, पाटिल ने 70 से अपना कैरियर शुरू किया। मुंबई में दूरदर्शन टेलीविजन पर न्यूज रीडर के रूप में उन्होंने शुरुआत की। उनकी पहली इसके बाद श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और साल 1974 में फिल्म चरणदास चोर के लिए कास्ट किया। पाटिल की पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म मंथन थी, जिसमें इससे पहले उन्होंने फिल्म निशांत में किरदार निभाया था, पर वो बहुत छोटा था गाइस। बात करें उनकी फिल्मों की तो भूमिका, मंथन और आक्रोश चक्र, नमक हलाल, अर्थ, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सुबह, शक्ति और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार उनको ही दिया गया था गाइस। और स्मिता पाटिल पुणे में रहती थी और पुणे के FTII कॉलेज में उनका आना जाना लगा रहता था। उनके कई दोस्त वहां थे, इसके कारण उनका ज्यादातर समय वहीं बीतता था। इसी वजह से लोग समझने लगे थे कि उन्होंने FTII से पढ़ाई की है। और आपको एक बात और बता दे गाइस कि स्मिता पाटिल मुस्कुराती हुई पैदा हुई थी, तो इसलिए उनकी मां ने उनका नाम स्मिता रखा था। स्मिता ने बहुत कम उम्र में ड्राइविंग सीख ली थी। 15 साल की कम उम्र में वो कार चलाने लगी थी। उन्हें स्कूटर चलाना बहुत पसंद था। पुणे की सड़कों पर स्कूटर चलाया करती थी। उस जमाने में पुणे में स्कूटर लेकर निकलना बड़ी बात हुआ करती थी। स्मिता बचपन से ही पढ़ने की बहुत शौकीन थी। मराठी नॉवल मृत्युंजय उनकी फेवरेट नॉवल हुआ करती थी। जब भी शूटिंग के बाद समय मिलता था तो हमेशा वो कोई ना कोई किताब के साथ दिखाई पड़ती थी। स्मिता को गिफ्ट देने का भी बहुत शौक था और वो गिफ्ट से हमेशा कोई ना कोई नोट लिखकर दिया करती थी ताकि वो यादगार रहे। स्मिता को जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाया करती थी गाइस। तो गाइस, अंत में अब यही हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल उन एक्ट्रेसेस में से रही जो अपनी आंखों से अदाकारी करती थी। स्मिता ने अपने करियर में कई सुपरहिट में फिल्में भी दी हैं। रोमांटिक रोल्स के साथ स्मिता ने कई गंभीर किरदारों को भी पर्दे पर जिया है और दर्शकों के दिलों पर आज भी राज करती हैं स्मिता पाटिल। देखिए, ये हैं उनके बेटे प्रतीक बब्बर और आज वो हमारे बीच में ना होकर भी अपने अभिनय के द्वारा हमारे दिलों में राज कर रही हैं और हम जब भी उनको फिल्मों में देखते हैं तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं गाइस। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।